राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्यपालों से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए उपाय सुझाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने का आग्रह किया। उत्तराखंड में अब तक 6,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश और केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और तलाश अभियान जोरों पर। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव के कारण 8 अगस्त तक तल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया और क्रिकेट में कोलंबो में 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी जो केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार देते हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि सम्मेलन के एजेंडा में सावधानीपूर्वक चुने गए मुद्दे शामिल किए गए हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 3 नए कानूनों के लागू होने से न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव कानूनों के नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से स्पष्ट हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एक अमूर्त संपत्ति है और ये व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ नवाचार और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार गरीबों, सीमावर्ती क्षेत्रों, वंचित वर्गों और क्षेत्रों तथा विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों की तरक्की को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में रहता है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से इन क्षेत्रों के लोगों के समावेशी विकास को प्राप्त करने के तरीके सुझाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपालों की शपथ का उल्लेख किया और उनसे लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा पिछले दशक के दौरान हुए अविश्वसनीय विकास के बारे में जागरूक करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने तथा योजनाओं से वंचित लोगों की सहायता के लिए जनता और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो संविधान के दायरे में राज्य के लोगों के कल्याण और विशेषकर जनजातीय इलाकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोकसभा में आज 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के तारिक अनवर ने आम लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने दवाओं की ऊंची कीमतों पर कहा कि लोग महंगी दवाएं खरीदने में असमर्थ हैं। राज्यसभा में आज डीएमके सदस्य एम मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा पेश एक निजी सदस्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव में सरकार से नीट और एनटीए को रद्द करने तथा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले फिर से राज्य सरकारों के मानदंडों के आधार पर करने का आग्रह किया गया। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रणाली है। श्री नड्डा ने सदन को बताया कि वर्तमान में नीट 571 शहरों में आयोजित की जा रही है, जो पहले 154 शहरों में आयोजित की जाती थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि परीक्षा अब 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है और इसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों को लाभ हुआ है।
आज 13 लैंग्वेजेस में मेडिकल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कारण केरल का, तमिल का, उड़ीसा का आदिवासी बच्चा, गुजरात का कोई आदिवासी बच्चा, दूर दराज के इलाके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में इसलिए आ रहा है कि अपनी भाषा में वो मेडिकल का एग्जामिनेशन दे रहा है और इसने रीजनल एस्पिरेशंस को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में चल रहे तनाव के कारण 8 अगस्त 2024 तक तल अवीव से आने और जाने वाली सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा की है। ये घोषणा यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को लेकर की गई है। इस अवधि के दौरान कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एकमुश्त छूट की पेशकश की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और आवश्यकता अनुसार अपडेट देते रहेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में समान अवधि की तुलना में 7.5% अधिक है। करदाताओं की बढ़ती संख्या ने इस वर्ष नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ 27 लाख आयकर रिटर्न नई कर व्यवस्था के अंतर्गत दाखिल किए गए हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत की राष्ट्रपति की फिजी और तिमोर लेस्ते की ये पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर भारत ने विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। ये तीनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत आते हैं। This will be the first ever visit by the President of India. Therefore, it has special significance. Ever since Prime Minister Shri Narendra Modi enunciated his Act East policy, the region, Southeast Asia and the Pacific has been a very special focus for us. So all these 3 countries fall within our Act East policy. उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य आज दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। एक रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर सुबह एक बार फंसे लोगों को लाने के बाद वापस उड़ान नहीं भर सका। हालांकि NDRF, SDRF और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आज चलाए गए बचाव अभियान में 1500 लोगों को पैदल मार्गों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और 4 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 600 तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोकी गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल चमोली और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन के दौरान अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एक रिपोर्ट। प्रदेश के मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। NDRF, SDRF, सेना, वायुसेना और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मंडी जिले के रामबन में आज 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं और इन घटनाओं में अब तक कुल 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में आई इस आपदा से 65 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला जिला के रामपुर के समीप आपदा प्रभावित क्षेत्र समेज पहुंचे और प्रभावित इलाके का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने लापता लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
इस बीच केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड में बचावकर्मी मलबे से और शवों को तलाशने के लिए विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं। प्रभावित इलाके को 6 जोन में बांटकर खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 40 टीमें तैनात की गई हैं। एक रिपोर्ट। बचाव कर्मियों ने मल्लपुरम जिले में चलियार नदी के तटवर्ती क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस त्रासदी में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच जमीन को भेदने वाले रडार द्वारा मलबे के नीचे से स्वास्थ्य संकेतों का पता लगाने के बाद सेना और बचाव कर्मी मुंडक्कई क्षेत्र में संभावित जीवित बचे लोगों की तलाशी कर रहे हैं और मलबे को सावधानी से हटाया जा रहा है। वायनाड से राजा मोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई, हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उससे सटे झारखंड में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में आज हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। पहला गोल अभिषेक ने किया, जबकि दूसरा और तीसरा गोल हरमनप्रीत सिंह ने किया। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। हॉकी में 1972 के बाद भारत ने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तीरंदाजों ने पदक की उम्मीद जगाई थी, लेकिन मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में अंकिता भकत और धीरज बोम्मा देवरा की जोड़ी अमेरिका से हार गई। निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर के सटीक निशाने जारी हैं। वो इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। मनु ने क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल कल होगा। बैडमिंटन के पुरुष के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपेई के चाओ तिएन चेन से होगा। खेलों का प्रमुख आकर्षण एथलेटिक्स में पारुल चौधरी महिलाओं के 5000 मीटर क्वालिफिकेशन राउंड में और देर रात शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर भी क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे। पदक तालिका में चीन 12 स्वर्ण सहित कुल 26 पदक लेकर पहले स्थान पर है। अमेरिका दूसरे और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। भारत 3 कांस्य पदकों के साथ 45वें स्थान पर है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को 231 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 886 अंक टूटकर 80,982 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 293 अंक की गिरावट के साथ 24,718 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपए और 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $78.86 पर थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्यपालों से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए उपाय सुझाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपालों से केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने का आग्रह किया। केंद्र ने देश भर में लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार और संपर्क बढ़ाने के लिए 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय द्रुत गति सड़क गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी दी। उत्तराखंड में अब तक 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश और केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और तलाश अभियान जोरों पर। एयर इंडिया ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में तनाव के कारण 8 अगस्त तक तल अवीव से आने और जाने वाली सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।